डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द मेटाफिजिकल पोएट्स को। द मेटाफिजिकल पोएट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था जो पोएट्री का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है एलिजाबेथन एज से लेके जैकोबियन पीरियड तक, और उसमें कैसे स्पेंसर का जो एक ट्रेडिशन, इस्टेब्लिश ट्रेडिशन था, उसको चैलेंज करते हुए दो ब्रांचेस जो हैं इमर्ज करती हैं। एक था सन ऑफ बेन, जिसे हम कह सकते हैं, जो पोएट्स बेन जॉनसन से इन्फ्लुएंस थे। बेन जॉनसन कैसे जो स्पेंसर का ट्रेडिशन है उसको चैलेंज करते हैं, और दूसरा था जॉन डन का इन्फ्लुएंस। तो ये जो दो पोएट थे, बेन जॉनसन और जॉन डन, दोनों ने ही स्पेंसर के ट्रेडिशन को जो है उसको चैलेंज किया है, उसको चेंज किया, उसमें से कुछ एलिमेंट्स बोरो करते हुए अपने तरफ से जो उस समय का जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, और एक इमेजिनेशन के थ्रू, एक क्रिएटिविटी के थ्रू एक नया पोएटिक ट्रेडिशन जो है इस्टेब्लिश किया है। सबसे पहले हम जॉन डन से, जो इन्फ्लुएंस्ड पोएट थे, और जॉन डन का खुद का जो पोएट्री था, जिसको बाद में जाके मेटाफिजिकल पोएट्री बोला जाता है, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्री में भी हम देखते हैं कि दो ब्रांचेस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, एक है रिलीजियस, एक है सेक्युलर। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है हम देखते हैं जो रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट्री है उसको दिया गया है। सेक्युलर पोएट्स जो थे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है उस समय पे, सेक्युलर मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो उस पर नहीं बना पाए, उनका इन्फ्लुएंस जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहा है, क्योंकि सिविल वॉर का भी जो टाइम पीरियड आया था उसमें से बहुत सारे पोएट्स जो है उस समय एंड्रू मार्वल को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा कोई जो है उस समय लिख नहीं पाया है, और बहुत सारे पोएट्स जो हैं जो उस समय वो ग्रो नहीं कर पाए हैं। जो सिविल वॉर का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, रेस्टोरेशन पीरियड तक अगर हम देखें, और रेस्टोरेशन पीरियड के बाद जिस तरीके से दोबारा से जो रॉयलिस्ट फोर्सेस हैं वो दोबारा से पावर में आती हैं, तो एक नया काइंड ऑफ हम देख सकते हैं, एक नए चेंजेस जो हैं हमें लिटरेचर में दिखाई देते हैं। तो उससे पहले हम मिल्टन तक एक ट्रेडिशन जो था, स्पेंसर से लेके मिल्टन तक का एक ट्रेडिशन है, उसके बीच में मेटाफिजिकल पोइट्री को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही करते हैं जॉन डन से। 1572 से 1631 तक इनका टाइम पीरियड है। He was born and brought up as a Roman Catholic, but later in his life he took the Anglican position and ended his life as Dean of St. Paul Cathedral। अब हम देख सकते हैं, हमने जब बैकग्राउंड स्टडी किया था जैकोबियन पीरियड का, तो उस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि रिलीजियस जो स्ट्राइफ है वो काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें इंग्लैंड के ऊपर जो कैथलिक फोर्सेस का जो एक अटैक है वो फिलोसॉफिकल लेवल पे है, आइडियोलॉजिकल लेवल पे है, और बहुत शार्पली अगर हम देखें तो एक थ्रेट जो है इंग्लैंड को कैथलिक पावर से, जितने भी यूरोप में कैथलिक पावर्स हैं जो कैथोलिसिज्म को डिस्कार्ड नहीं की हैं जिस तरीके से इंग्लैंड ने किया है। इंग्लैंड का अपना एक एंग्लिकन चर्च है, एक एंग्लिकन कैथेड्रल है, उसका अपना एक समझदारी है। तो हम देखते हैं कि जॉन डन एज अ पोएट इस समय में ही वॉज बॉर्न एज अ रोमन कैथलिक, लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि एक एजुकेशन के थ्रू एक रिफॉर्मेशन का जो पूरा इम्पैक्ट है, जो एक सेक्युलर यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, या एक काइंड ऑफ पोइट्री का भी जिस तरीके से हम देखें
उसको नर्चर किया गया है, लिटरेचर को जिस तरीके से नर्चर किया गया है, ड्रामा का जो कंट्रीब्यूशन है, उससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट जो है सोसाइटी के ऊपर पड़ा है। काफ़ी लेवल पे सोसाइटी का जो एक सोचने का, एक समझने का जो तरीका है, समझने एक सोच जो है इटसेल्फ, वो बदली है। तो हम देख सकते हैं ही लेटर इन लाइफ वो एक एंग्लिकन चर्च जो है, इंग्लैंड का जो चर्च है, उसका जो अपना एक परसेप्शन है, उस परसेप्शन के साथ वो अपना जीवन जो है, लेटर लाइफ जो है, वो जीना शुरू करते हैं। हिज ट्रेनिंग, और ये हम डिस्कस करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि उनकी पोइट्री पे भी इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है, और उनकी पोइट्री जो है इससे काफ़ी ज़्यादा शेप भी होती है। हिज ट्रेनिंग इन एन एज of religious polemical debates together with scholastic element that was still part of the university education of his time, helped to determine the set of his mind। अब जैसा कि हम जानते हैं, एक मिसकंसेप्शन जो बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है कि आर्टिस्ट का या एक पोएट का सोच जो है वो उसका खुद का यूनिकनेस होता है, कि वो कोई सोच अपने आप से लेके, ऐसा नहीं है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये कम्प्लीटली फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग है। एक आर्टिस्ट या कोई भी ऑथर होता है, एक पेंटर होता है, कोई भी कल्चरल आर्ट फॉर्म, कोई भी अगर हम चीज़ देखें, म्यूज़िक तक अगर हम देखें, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, जिस तरीके का उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट राइटर का जिस माहौल में ग्रोथ होता है, कहीं ना कहीं या तो वो उससे ट्रेंड होके उसके अगेंस्ट में अपनी आर्ट बनाता है या राइटिंग करता है, या उसको ही आगे बढ़ाते हुए उसी में कुछ चेंजेस लाते हुए उसको और मजबूत करता है उन आइडियाज़ को जिसमें वो पला बड़ा है। तो ये जो हम देखते हैं कि जॉन डन का भी जो हम बात कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग किस माहौल में हुई है, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो माइंडसेट जो में पूरा बना है, वो उस समय के जो डिबेट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिसिज्म और एंग्लिकन चर्च जो है, उनके बीच में जो पूरा एक डिबेट जो चल रहा है, एक फिलोसॉफिकल कंट्रोल लेने का जो बात है, एक डोमिनेंट आइडिया बनने का जो, एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी का जो बात है, तो उसमें हम देखते हैं उनका ट्रेनिंग इन सारी चीज़ों में मिक्स्ड, एक स्कोलास्टिक एलिमेंट भी हमें दिखाई देता है जो उस समय की यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हमें मिलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उनका माइंड मेकओवर जो है उसी से बनता है। इन हिज यूथ हिज वर्क्स वर सर्कुलेटेड in manuscript which consists of 5 satires, 20 elegies, and the songs and sonnets which were not published during his lifetime। तो ये हम देख सकते हैं कि जो उनके यूथ में ही अगर हम देखें, उनका जितना भी वर्क्स था जो वो लिखते थे, ज़्यादातर जैसा कि हम जानते हैं उस समय पब्लिकेशन
कुछ ही राइटर्स को पब्लिकेशन करने का जो हम कह सकते हैं कि लाइसेंस मिलता था, या कुछ